हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे RxJx के बारे में, जो कि मोस्ट टास्क इंटरव्यू क्वेश्चन है। और इसको हम डीप डाइव करेंगे बिकॉज अगर आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस हो, RxJx मोस्टली भी हम लोग यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशंस में। बट जब इंटरव्यू में पूछा जाता है तो हम लोग स्टक हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं अब उसको समझाऊंगी आपको। सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगी, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज RxJx। सो RxJS बेसिकली उसको कहते हैं रिएक्टिव एक्सटेंशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट, and it is a library of reactive programming to make it easy to work with asynchronous data stream. लाइक हम लोग जावा स्क्रिप्ट में यूज करते थे प्रोमिसेस को एसिंक्रोनस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ऐसे ही एक लाइब्रेरी, एक सेपरेट लाइब्रेरी बनी है जो कि एसिंक्रोनस डेटा को एक सिंक्रोनस डेटा को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। और RxJS को हम लोग एंगुलर में यूज करते हैं। हम लोग और हर जगह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन RxJS को एंगुलर में मतलब मोस्टली हम लोग यूज ही करते हैं। सो RxJS का फुल फॉर्म होता है रिएक्टिव एक्सटेंशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट, और एक ये लाइब्रेरी है रिएक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो कि इजी करता है एसिंक्रोनस डेटा स्ट्रीम के वर्क को। ओके, सो जैसे जावा जावा स्क्रिप्ट में हमें एक बार वैल्यू मिलता था, प्रोमिसेस का यूज करके हम लोग को एक बार वैल्यू मिलता था। बट RxJS में डेटा स्ट्रीम की तरह फ्लो करता है, लाइक कॉन्टिन्यूअस इवेंट। जैसे हम लोग यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करते हैं, लगातार डेटा आता है, उसी की तरह। और जैसे यूजर सर्च बॉक्स पे कुछ टाइप करता है तो हर लेटर एक इवेंट है। तो जो RxJS होता है वो हेल्प करता है हैंडल करने के लिए यही सारी चीजें, कि जो फिल्टर, डिले इवेंट, ये सारे स्मूथली वर्क करे, इसके लिए यूज होता है। और एंगुलर में बेसिकली हम लोग जब HTTP कॉल्स करते हैं, बेसिकली जब हम लोग API कॉल करते हैं HTTP के थ्रू, इन दैट टाइम दिस RxJS केम्स इनटू पिक्चर। और हम लोग जब किसी इनपुट इवेंट, कोई भी हम लोग इनपुट इवेंट अगर करते हैं रिएक्टिव फॉर्म में, देन ये RxJS यूज होता है। और हम लोग जब डीबाउंसिंग, रीट्राई लॉजिक और सम जब रियल टाइम डैशबोर्ड बनाते हैं, उस टाइम हम लोग मोस्टली RxJS का यूज करते हैं। सो ये था कुल मिला के हमारा RxJS के बारे में। सो RxJS में बहुत ढेर सारी चीजें आती हैं, और एक टॉपिक है ऑब्जर्वेबल। ये हम लोग बहुत ही ज्यादा इसे यूज करते हैं। सो पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो डेफिनेशन है, एन ऑब्जर्वेबल इज अ डेटा प्रोड्यूसर दैट इमिट वैल्यूज ओवर अ टाइम। ओके, मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करती हूँ, और क्या कहते हैं, कुछ गूगल करती हूँ। यहाँ पे हम लोग गूगल करते हैं व्हाट इज ऑब्जरेबल इन एंगुलर। आई थिंक मेरा इंटरनेट स्लो है। भाई AI मोड क्यों शुरू हो गया? ओके, सो लाइक हम लोग जितना भी, जैसे जो डेटा आ रहा होता है, कॉन्टिन्यूअस डेटा जो एमिट कर रहा होता है हमारा एप्लीकेशन, ऑब्जरेबल बेसिकली उसी को एमिट करता है। ऑब्जरेबल इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ फीचर ऑफ RxJS दैट एमिट डेटा स्ट्रीम। ओके, सो यहाँ पे कैसे मैं बताती हूँ ये। लाइन एग्जीक्यूटिव है।
यहाँ पे observer help you to run a function asynchronously and use their return values in a continuous sequence multiple time when executed. ओके, सो बेसिकली यही समझ लो कि जैसे ये एक पाइप की तरह होता है जो मल्टीपल डेटा को एसिंक्रोनसली वन बाय वन भेजता रहता है। और लेकिन इस डेटा को रिसीव करने के लिए हम लोग को सब्सक्राइब मेथड अप्लाई करना होता है कि वो डेटा हम लोग रिसीव कर पाए। जब तक हम लोग सब्सक्राइब नहीं अप्लाई करेंगे हम लोग उस डेटा को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टैक ब्लेज में आपको करके दिखाते हैं। स्टैक ब्लेज एंगुलर या तो जैसे सर्वर से कोई लाइव डेटा आना होता है, जैसे स्टॉक का प्राइस हो गया, वेदर वेदर का जो डेटा हो रहा आता है कॉन्टिन्यूअसली। सो ऑब्जरेबल ये जो होता है वो डेटा एमिट कर रहा होता है, वो कुल मिला के एपीआई से ले रहा होता है, वो कॉन्टिन्यूअसली डेटा एमिट कर रहा होता है। ठीक है, इसको अगर ना समझ पाओ तो मैं यहाँ से समझाने का कोशिश करती हूँ। व्हाट इज ऑब्जरेबल? When we use observable to perform asynchronous operation and handle asynchronous data. Another way of handling asynchronous is using promises. We can handle asynchronous operation by using promises or observable. So what are asynchronous operation and asynchronous data? क्या होता है? Like when we already know JavaScript is a, जैसा हम लोग जानते हैं कि JavaScript एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, मतलब हमारा कोड जो है वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। So when we make request HTTP server that take more time, and the statement after HTTP request has wait for the execution, it will only execute when we can say synchronized code is blocked in this nature। हाँ, बेसिकली वही कि जो हमारा कोड है वो वन बाय वन रन हो रहा होता है, लेकिन जब हम लोग एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो कोड है वो ब्लॉक्ड हो जाना चाहिए। सो इसी चीज को हम लोग स्मूथली परफॉर्म करने के लिए मतलब यही एक रीजन है एसिंक्रोनस ऑपरेशन आता है, दैट कम्स इनटू पिक्चर। और हम बाय यूजिंग दिस ऑब्जरेबल वी कैन एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम विदाउट ब्लॉकिंग आवर कोड। ठीक है, ये लो इन्होंने भी बंद कर दिया। भाई आज क्या हो रहा है? ऑब्जरेबल इज अ पावरफुल टेक्निक फॉर हैंडलिंग एसिंक्रोनस ऑपरेशन एंड मैनेजिंग स्ट्रीम ऑफ डेटा। भाई ऑब्जरेबल की डेफिनेशन कहीं प्रॉपर मिल जाती। यही जान लो, ऑब्जरेबल इज अ पावरफुल टेक्निक फॉर हैंडलिंग एसिंक्रोनस ऑपरेशन एंड मैनेजिंग स्ट्रीम ऑफ डेटा और इवेंट। ये जो डेटा होता है ये प्रोड्यूस करता है, और इस जो डेटा प्रोड्यूस कर रहा है ऑब्जरेबल, ऑब्जरेबल जो होता है वो डेटा प्रोड्यूस करता है, और जो ऑब्जर्वर होता है वो डेटा को लेता है। कैसे लेता है? बाय यूजिंग सब्सक्राइब। अब उसको हम जैसे हम लोग को हम इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि कैसे आप लोग ऑब्जरेबल को क्रिएट करते हो। यहाँ पे इन्होंने एसआरसी के अंदर कोई फोल्डर ही नहीं बनाया है। ओके, हम लोग टर्मिनल ओपन करके, टर्मिनल भी कहाँ से ओपन करें? फिर से मैं बोलती हूँ, एंगुलर वेलकम ऐप। ओके, एक सेकंड में मैं बताती हूँ। सो इंटरव्यू में बेसिकली पूछा जाता है कि जो है ऑब्जरेबल को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम लोग बेसिकली ऐसे ऑब्जरेबल को क्रिएट करते हैं, हम लोग लिखते हैं। और एक अच्छा तरीका होता है कि जब ऑब्जरेबल का ऑब्जेक्ट बनाए तो उस टाइम पे डॉलर साइन लगा दे, जिससे हमें पता रहे कि ये जो है ये एक ऑब्जरेबल है।
VS RVABLE। ये कुछ मांगा क्यों नहीं, ये डायरेक्ट। ओके, हम लोग यहाँ पे। ये कुछ कहा क्यों नहीं। हाँ, क्विक फिक्स। हम लोग RxJX से ये ऑब्जरेबल को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं res.next। और नेक्स्ट से हम लोग वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो रहेगी, फिर से ऐसे कर देंगे REX.next। फिर से डन। नाउ अब इस वैल्यू को अगर हमें चाहिए तो इसको हम लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा OVSR$.subscribe। और जो वैल्यू है console.log, यहाँ पे मैं कैसे प्रिंट कराऊँ ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने चीजें लिख तो दी हैं। ये एरर क्यों आ रहा है, क्या हुआ इसमें। सब्सक्राइब की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है। SUBSCRIBE। ये अभी भी इतने ढेर सारे एरर क्यों आ रहे हैं। डुप्लीकेट आइडेंटिफायर। ऐसा क्यों। डुप्लीकेट आइडेंटिफायर। हम ये पूछेंगे चैट जीपीटी से ऐसा क्यों हो रहा है। व्हाट दिस एरर मीन एंड हाउ टू रिजॉल्व। भाई चल जाओ। फिर से पूछेगा। यू हैव डिक्लेयर्ड सेम वेरिएबल मोर देन वंस। मैंने ऐसा तो किया नहीं है। एक में मैंने वो किया है, एक में मैंने। मैं बता दूं नहीं कि ये मेरा कोड है, दिस इज माई कोड। मैंने इसमें कुछ गलत नहीं लिखा है। लेकिन लेकिन अच्छा हाँ, दिस इज माई कोड। दिस इज माई कोड। भाई ये हर बार ऐसा क्यों बना ले रहा है वो। बिल्कुल। परफेक्ट। Analyze going why might getting duplicate identifier। मैंने your code simplified। You created new RxJS and you emit, you subscribe. This code is synthetic. The error mess the error message might seem why might seem this। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया है अपने फाइल में। बट कुल मिला के ये जान लो कि जो है, ऐसे ही हम लोग क्रिएट करते हैं और ऐसे ही वैल्यू एमिट होती है। बाकी यहाँ क्यों एरर आ रहा है इतना मुझे भैया नहीं पता।
मैंने कहीं डुप्लीकेट वैल्यू नहीं क्रिएट की है। डॉट सब्सक्राइब। फिर से मैं देखती हूँ क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है कि आपका कोड परफेक्टली करेक्ट है। वाई यू माइट सिंग दिस मीन्स यू डिक्लेयर ऑब्जर्वेबल एल्स इन द सेम फाइल, द प्रॉपर्टी फाइल अगेंस्ट द कॉन्स्ट। ओके, आई थिंक हमने इसको कॉन्स्ट बनाया है इसलिए तो नहीं। लेट करके देखो। लेट करके भी तो आ रहा है। ये इस वजह से हो रहा है, ये बताएगा। इलीगल इनसाइड ए क्लास। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग को इसको लिखना है, इस ऑब्जर्वेबल को। ठीक है भैया, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख देंगे। क्लास प्रॉपर्टी। अब उतनी क्लास प्रॉपर्टी तो नहीं बनाएंगे, बट ये है कि इसको हटा के इसको लिख देंगे। अब यहाँ से हम कंसोल कहाँ पे देखें? रिस्पॉन्स कंटेंट। ये तो किसी दूसरे जैसे याद आ रहा है। यार यहाँ पे ये प्रिंट नहीं हो रहा है, ये किसी दूसरी चीज की वजह से नहीं प्रिंट हो रहा है। बट कुल मिला के यही है कि हम लोग जो ऑब्जर्वेबल होता है उसको इसी तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, यही एक तरीका है। और अगर कोई डिफिनेशन पूछे ऑब्जर्वेबल क्या होता है, तो ये वाला डिफिनेशन बता देना, या तो ऐसे कह देना ऑब्जर्वेबल इज अ डेटा प्रोड्यूसर दैट इमिट वैल्यूज ओवर टाइम। Observable is a powerful technique for handling asynchronous operation and managing stream of data or event over a time. It is a core concept of React programming in Angular, leveraging the RxJX library. Stream the value over time. Managing हाँ, ये लेजी लोडिंग को फॉलो करता है। ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑब्जर्वर क्या होता है और सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो पहले ऑब्जर्वर की डिफिनेशन कहते हैं। ऑब्जर्वर डिफाइन हाउ टू हैंडल द डेटा। लाइक हम लोग यूज किए हैं यहाँ पे नेक्स्ट। जब एरर आता है तो हम लोग यूज करते हैं एरर और कंप्लीट। यहाँ पे जो हम लोग ये लिखे हैं नेक्स्ट, अगर हम लोग लिखते RES डॉट एरर, एरर फाउंड, उसके बाद जब हम लोग लिखते, ये ऐसे नहीं रहेगा, ER OR। हाँ, उसके बाद एक है ये चार तीन जो है उसके ऑब्जर्वर हैं। कंप्लीट, कॉल बैक, रिसीव अ वैल्यू कंप्लीट फ्रॉम द ऑब्जर्वेबल, नोटिफाइड द ऑब्जर्वर दैट। यहाँ पर देखो, कॉल बैक टू रिसीव वैल्यूलेस नोटिफिकेशन ऑफ टाइप कंप्लीट फ्रॉम द ऑब्जर्वेबल, नोटिफाइंग द ऑब्जर्वर दैट ऑब्जर्वेबल हैज फिनिश्ड सेंडिंग पुश बेस्ड नोटिफिकेशन।
तो कुल मिला के यही तीन ऑब्जर्वर है। नेक्स्ट जैसे हमारा जो ऑपरेशन है 1 बाय 1 परफॉर्म हो रहा है, तो वो नेक्स्ट के अंदर परफॉर्म होगा। अगर कोई एरर आ रहा है तो वो हम लोग एरर से हैंडल करेंगे, और जब हमारा ऑपरेशन फुल्ली सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग लास्ट में कंप्लीट मेथड कॉल कर लेंगे। अब आता है सब्सक्रिप्शन। तो जो यहाँ पे जैसे मैंने ये बताया, ये तो ये इसका अगर डिफिनीशन कहेंगे तो स्टार्ट द ऑब्जरेबल एंड अलाउ यू टू अनसब्सक्राइब। जैसे हम लोग कोई, जैसे हमने इसको सब्सक्राइब किया, ठीक है, तो ये कोई वैल्यू देगा। इसको हम लोग किसी वैल्यू में सेव करेंगे, उसी को हम लोग सब्सक्रिप्शन कहेंगे। जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स का ऐप होता है, उसको उसमें डेटा ऑलरेडी रहता है, लेकिन जब तक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब तक डेटा नहीं पाते हैं। और जैसे उसका रिचार्ज खत्म हो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो किस बेसिस पे अनसब्सक्राइब होगा? जब जो जो हम लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा था उस वैल्यू को जब रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो उस पे अनसब्सक्राइब मेथड यूज हो जाएगा। और अनसब्सक्राइब मेथड कब यूज होगा? जब हम लोग उसको सब्सक्रिप्शन के अंदर डिफाइन करके रखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जर्वर होता है वो लिसनर होता है, ऑब्जरेबल जो होता है वो ब्रॉडकास्टर होता है, और सब्सक्रिप्शन जो होता है वो कनेक्ट करता है दोनों के बीच में, ठीक है। जैसे हाँ, मैं हो गई ऑब्जर्वर, नेटफ्लिक्स हो गया या अमेजोन हो गया ऑब्जरेबल, और जो सब्सक्रिप्शन हुआ, जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, तभी तो मेरे और उसके बीच में कनेक्शन बना। तो यही होता है बेसिकली ऑब्जर्वर, ऑब्जरेबल एंड सब्सक्रिप्शन। अब इसमें पता नहीं क्यों लिख नहीं जा रहा, या तो मैं खुद का एप्लीकेशन खोलूं तो फिर दिखाऊं। विजुअल स्टूडियो। तो जैसे हम लोग एपीआई कॉल कर, तो जैसे हम लोग क्या कहते हैं, एपीआई जो रहता है उसको कॉल करते हैं। अब अगर उसको हम लोग उसको डिस्ट्रॉय ही नहीं करेंगे तो हमारा काफी ज्यादा मेमोरी लीकेज होगा। तो उस बेसिकली मेमोरी लीकेज को हम लोग, जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिए, जस्ट अ सेकेंड।